नमस्कार, मैं शरद। आप देख रहे हैं ग्रेट पोस्ट न्यूज़। हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एटीटी ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर एम मोहंती जी। आपका स्वागत है मोहंती सर। थैंक यू। अभी देश में 3 राज्यों में चुनाव हुआ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। इस चुनाव में इस प्रदेश के 3 बड़े नेताओं को अलग कर दिया गया, साइड का रास्ता दिखाया गया। इसको आप किस रूप में देखते हैं? सबसे पहले तो इसमें ये है कि 4 राज्यों में हुआ, जिसमें 3 राज्यों में बीजेपी आई और चौथे में कांग्रेस हुआ। तो जबकि पहले तो उम्मीद थी कि 2 राज्यों में बीजेपी आएगी, 2 में कांग्रेस आएगी, लेकिन अब फाइनल रिजल्ट में यही हुआ कि तीनों में बीजेपी आई। क्यों आई? क्योंकि बीजेपी की अगर पूरा कार्यकाल 2014 से देखें तो बहुत शानदार रहा और बहुत ही अच्छा रहा, और हो सकता है कुछ कमियां भी रही, लेकिन ज़्यादातर अगर देखें पूरे वर्ल्ड वाइड जो इंडिया का जो प्रभाव है और इंडिया का जो पोजीशन है, तो आज की डेट में हर जगह वाहवाही है और कहीं पे हमारा कोई कमी नहीं। तो इसमें अगर 3 राज्यों के हम रिजल्ट के हिसाब से देखें और उसके बाद जीतने के बाद बीजेपी का हमेशा एक ये रहा है कि फैमिली की तरफ से ऐसे नहीं है कि अपने वो क्या बोलते हैं इसको, जो बिरादरी में कि चाचा ताऊ भाई, मतलब वो जैसे लड़का लड़की, हाँ वो समय उसमें नहीं होता। लेकिन इनका ये होता है कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हो संस्था के लिए, मतलब संघ के लिए भी, और आपका कार्य बीजेपी की पॉलिसी के हिसाब से अगर बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, तो उसके रिवार्ड वो कहीं ना कहीं आपको हर एक जो नीचे के लेवल के जो वर्कर है उसको भी मिलता है। तो यही तीनों राज्यों में देखने को मिला। जो तीनों जो नया फेस आए वो किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी, लेकिन वो आए। अगर इनका एक एक करके हम देखें तो सबका जो बैकग्राउंड है, इनकी शुरू से ही ये बीजेपी के साथ संघ के तरफ से भी, प्लस वो शुरू से ही इनके बीजेपी के लिए बहुत ही काम किया हुआ है और बहुत निष्ठा के साथ इन्होंने कर रखा है। इसी वजह से इन लोगों को लिया। और इसके साथ भी अगर हम जाति के हिसाब से भी देखें, कास्ट वाइज भी देखें, इन्होंने एक समीकरण भी बनाया तीनों में एक यहाँ पे ब्राह्मण का किया, यहाँ पे ओबीसी का किया। तो ऐसे उस पर क्या होगा कि जो 2024 का इलेक्शन है, इन्होंने इसको सामने रखते हुए ही नया फेस को लेके आए। तो मेरे हिसाब से वो अच्छा ही हुआ, क्योंकि एक ही गद्दी में 3 टर्म्स बैठना, कोई भी आदमी हो, दूसरे को मौका ना मिले, वो ठीक नहीं है। तो अगर राजनीतिक जो समीकरण है उसमें हमेशा यही होना चाहिए कि नीचे की जो वर्कर लेवल के लोग हैं, जो निष्ठा से काम कर रहे हैं, सालों से काम कर रहे हैं, तो इनको भी मौका मिलना चाहिए। और सिलेक्शन भी प्रोसेस एक होता है, उस प्रोसेस के हिसाब से बीजेपी ने नया फेस को दिखाया है। तो एक इसी से रिलेटेड और सवाल है कि 2024 का चुनाव आ रहा है और 3 बड़े नेताओं को बीजेपी की तरफ से किनारे किया गया, एक तरह से बोले तो। अब चर्चा तो कुछ भी, तमाम चीज़ें आती हैं, कोई एक बड़ा मोमेंट होता है तो उसमें चर्चाएं भिन्न तरीके से सब लोग अपनी चीज़ों को दर्शाते हैं। तो 2024 के चुनाव में इन तीनों बड़े नेताओं का कोई बड़े रूप में रोल देखने को मिलेगा? इस पे आपकी क्या? ये बड़े रूप में रोल देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि बीजेपी में एक जरूर है कि अंदरूनी कलह जो भी होता है या कोई डिसरेस्पेक्शन होती है, तो वो इतना खुल के बाहर नहीं आ पाती। क्यों? क्योंकि इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है इतना स्ट्रांग है और प्रोसेस जो इतना स्ट्रांग है, इनका हमेशा बी प्लान तैयार रहता है। तो इसीलिए कोई भी जितने भी बड़े फेस है, अदरवाइज क्या होता है कि दूसरे पार्टियों में तो ये एक किसी को अगर टिकट भी नहीं मिलता तो वो दूसरा पार्टी बना के निकल जाता है या पार्टी बदल लेता है। लेकिन यहाँ बीजेपी में ऐसे देखना बहुत कम है। इसमें क्या होगा कि ये लोग फिर बीजेपी के लिए ही बड़ा निष्ठा के साथ ही करेंगे और इनको एक अच्छा रोल भी मिलेगा 2024 के लिए। और ये कहीं ना कहीं बीजेपी ये हमेशा जो अपना जो पार्टी लीडर्स है, जो सीनियर लीडर्स है, उनका हमेशा ख्याल रखती है। तो इसीलिए इसको देखते हुए
आगे भी इनको अच्छे रोल मिलेगा 2024 के लिए। अब अभी तो कहना जल्दी हो जाएगा, लेकिन अभी बहुत जल्दी भी हमें हो सकता है कि सुनने को मिले कि सेंटर में भी अभी भी इनको कोई रोल मिल जाए, तो जिसमें सारे जितने भी समीकरण जो है अंदरूनी बाहर की सारे अच्छी तरीका से निभाए जाए। 2024 का इलेक्शन सर पे है, एकदम करीबी सारी चीज़ें आ गई हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे 2024 के इलेक्शन को? अभी बीजेपी का झंडा फहराया गया है जोरों शोरों पे, अब आगामी चुनाव पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखो, अभी जैसे मोदी जी का सबका साथ सबका विकास, और ये जो नारा है और जो मोदी की गारंटी अभी चल पड़ा है, इसको लेते हुए ये तो श्योर है कि मोदी गवर्नमेंट दोबारा तीसरी बार की आनी है। लेकिन उसके लिए अभी बीजेपी की तरफ से जो घर घर जो अभी कार्यकर्ता जा रहे हैं, और घर घर में बाकी तो स्कीम तो बहुत सारे हैं। आज चाहे वो जम्मू कश्मीर का 370 किलो, या चाहे आपका यहाँ पे आज जो 2 दिन पहले जो अभी बिल पास हुआ नया कानून, ये लो, या जब इसी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनका भी जो बिल पास हुआ, तो उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी की छवि जो है वो अच्छाई की तरफ जा रहा है। विकास तो हो ही रहा है, विकास चाहे किसी भी चीज में आप हाथ रख लो, जिसमें विकास हर तरफ से हर जगह से हो रहा है। और ये जरूर है कि अपोजिशन कहीं ना कहीं हर चीज पे अड़ंगा भी लगाती है और ऑब्जेक्शन भी करता है, लेकिन ये भी सच है कि हमारा एक डेमोक्रेटिक सेटअप में एक अपोजिशन रहना भी जरूरी है और इनको बोलना भी जरूरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज पे ऑब्जेक्शन लगाए और ऑब्जेक्शन के लिए ही ऑब्जेक्शन लगाए, ऐसा नहीं है। लेकिन 2024 में 101% वो बीजेपी ही आएगी, ये देखते हुए इनका पिछले कार्यकाल में काम और पूरे विश्व में हमारा इंडिया का, भारतवर्ष का पोजीशन, और मोदी जी का जिस हिसाब से एक वर्ल्ड लीडर होके उभरना, और यहाँ पे इंडिया में जितना हम पूरे छोटे से छोटे 80 करोड़ लोगों को आज तक भी कोरोना काल से लेकर अभी तक भी खाने के लिए फ्री मिल रहा है, तो ये ऐसी छोटे छोटे चीज़ें बहुत है जो काउंट करने के लिए, जो चाहे उज्ज्वला योजना ले लो, चाहे रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर का ले लो, चाहे आपका ओवरऑल आज की डेट में चाहे जितने भी ट्रेन रेलवे स्टेशंस है, एयरपोर्ट्स है, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी है, रेलवे कनेक्टिविटी है, न्यू रेलवेज है, तो कितने सारे ऐसे विकास के, मतलब विकास के नाम से अगर देखा जाए हर चीज में विकास है। तो इसीलिए लोग आज की डेट में विकास ही चाहते हैं और विकास के लिए हर आदमी अपना साथ देगा। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, चाहे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते लेकिन मजबूरी में सपोर्ट करते हैं। क्यों करते हैं? जैसे घर में एक मियाँ बीवी होते हैं, या घर में एक चाहे बीवी से कितना भी झगड़ा हो या आपस में कितना भी झगड़ा हो, लेकिन आखिरी में साथ ही रहते हैं। तो ये आपस में कोसते जरूर हैं लेकिन मोदी को ही वोट देंगे। क्यों? इनके विपरीत और कोई है नहीं। या जैसे अगर हम अपोजिशन पार्टी को देखें, इंडिया अलायंस, तो इंडिया अलायंस क्या है? हर आदमी पीएम बनने के लिए वो आगे आ रहा है और आपस में झगड़ रहे हैं, और इतना झगड़ रहे हैं कोई किसी को कोई मान नहीं रहा। तो वो क्या हुई? तो कई बार हम देख चुके हैं, इस बार भी यही होगा। तो ये बेकार के मतलब ऐसे ही आईवास है, इनकी इफेक्टिव कुछ नहीं है। और ये तो कई बार मुझे भी लगता है कि कांग्रेस में इनका सलाहकार कौन है या क्या है, कोई भी जितना भी बड़े लीडर है, कौन क्या कब कहा क्या बोल देता है, इसका कोई हिसाब नहीं है। अभी पार्लियामेंट में ब्रिज हुआ तो उसमें अगर अच्छा अपोजिशन होता तो वो कभी भी सपोर्ट नहीं करते। अब अभी राहुल गांधी जी का देखा तो उन्होंने कहा कि ये तो बेरोजगार का मुद्दा था, इसी वजह से इन्होंने किया। तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने इसको जस्टिफाई किया कि इन्होंने जो किया वो सही है। लेकिन कोई भी अगर कंस्ट्रक्टिव वे में सोचे, एक राष्ट्र हित के बारे में सोचे, पार्लियामेंट में किसी भी टाइप का कोई भी अटैक करता है या ब्रीच करता है सिक्योरिटी, तो वो पूरा निंदनीय है। वो चाहे भी मतलब कोई भी पार्टी हो, सबसे पहले इनको
निंदा करना चाहिए, उसकी एगेंस्ट में खड़ा होना चाहिए, सरकार के साथ रहना चाहिए। लेकिन अब क्या हो रहा है कि ये उनको साथ दे रहे हैं, और इनका और एक यूएस में बैठा हुआ जैसे खलिस्तान का पनम, क्या है पनम, तो उनमें क्या फर्क रहा? तो ये भी सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं कि हम 10 लाख रुपए इसको लीगल ऐड दे रहे हैं। तो अब क्या है कि कांग्रेस की स्थिति क्या है इसमें? ऐसे ही हर चीज में हर जगह देखें, जो भी हमारा नेशनल इंटरेस्ट के लिए है उसकी अगेंस्ट कांग्रेस है। लेकिन बीजेपी का कहना क्या है कि हम राष्ट्र मुद्दा पहले है, हमारा राष्ट्र पहले है, इसीलिए हम पहले राष्ट्र के लिए करेंगे। वहाँ हमारा जो राजा, मतलब जैसे बोलते हैं ना राजद्रोह, जैसे अगर कल वो इनका अमित शाह जी का स्पीच अगर हम देखेंगे तो इन्होंने क्या कहा कि इसमें जो राजद्रोह था ये हमने हटा दिया। क्योंकि हम इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, तो राजद्रोह की जगह तो हमारा देशद्रोह आएगा, क्योंकि हमारा अभी देश है। तो राजद्रोह, राज कहाँ रहा? राज तो किसी राजा तो कोई है नहीं। तो इसीलिए तो हमारा जो सबसे पहले जो हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि पहले राष्ट्र है, राष्ट्र का सिक्योरिटी है, फिर उसके बाद राष्ट्र का डेवलपमेंट है। तो अगर यही नारा लेके ही बीजेपी आज तक आ गई और आगे भी यही रहेगी, और ये 100% एक ये बात भी है, जो 100 साल पहले आरएसएस नागपुर से, जो अगर हम पूरा इतिहास देखें, जो इनका प्रेडिक्शन था, आज वो सब सच होते जा रहा है। ठीक है, और यही रहेगा। तो अगर हिंदू राष्ट्र बोल रहे हैं, हिंदू राष्ट्र तो पहले ही था, है ना। तो आज भी हम जब हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं या अभी कोई भी बात कर रहा है तो सब बोलते हैं हिंदू राष्ट्र क्यों बना रहे। लेकिन देखा जाए तो ये तो हिंदू राष्ट्र आज का तो है नहीं, ये तो है ही हिंदू राष्ट्र। लेकिन आज हम बोल रहे हैं कि हमारा हिंदू राष्ट्र है, और यहाँ पे जो भी है, चाहे कोई जरूरी नहीं कि वो हिंदू हो। हिंदू राष्ट्र का मतलब सब साथ में चलना है, तो सब साथ में सर्वधर्म के उसमें चलना है। तो लेकिन इसमें भी सबको ऑब्जेक्शन है। तो यही सब नारा है जिसको बीजेपी लेके चल रहा है। तो ये जरूर ये 2024 में बीजेपी ही आएगी, मोदी सरकार आएगी। राम मंदिर का उद्घाटन है, इसमें तमाम कमेंट्स आ रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें वायरल हो रही है। छोटे छोटे बच्चे बड़े अलग तरीके के कमेंट करते हैं, जाति को लेकर के बड़े कमेंट्स आ रहे हैं। तो आपका राम मंदिर उद्घाटन, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी का पहला प्रण था कि हम आएंगे तो राम मंदिर बनेगा, और उनके कार्यकाल में राम मंदिर का काम पूरा हुआ, उद्घाटन आ गया। इस पे आपका पूरा ओवरऑल क्या प्रतिक्रिया है? एक बार देखो, राम मंदिर तो वही था और सदियों से था। मतलब यहाँ पे मैं एक चीज बताऊंगा कि हमारा सनातन धर्म जो है, हिंदू धर्म, सनातन धर्म, सबसे पहले अगर हम 600-700 उसमें चले, शताब्दी में चले जाएं, तो उससे पहले सनातन धर्म हिंदू धर्म ही था। हिंदू धर्म के बाद ये हमारा जैन धर्म, बौद्धिज्म, और उसके बाद आया मुस्लिम। तो हम तो पहले से ही ये हिंदू राष्ट्र था, हिंदू धर्म था, सब कुछ था। और राम जो है वो राम, ये हमारा सत्य युग से ये है, और ये हमें सबको पता है। हम अगर रामायण को पूरा कोई पढ़े तो उसमें राम पहले थे, बीच में इन्होंने तोड़ा, और जो भी हुआ उसके बाद ये शुरू से सबका इच्छा था कि अयोध्या में राम की जन्म हुआ है तो उनका राम का मंदिर वहाँ होना चाहिए, क्योंकि ये सबका आराध्य है। ठीक है, आज चाहे ये जैन हो गए, बुद्धिस्ट हो गए या मुस्लिम हो गए, लेकिन सबका पूर्वज तो यही है। ठीक है, तो अब जब राम मंदिर बन गया, तो राम मंदिर जब बन गया तो अब जैसे 22 तारीख को होना है। तो अब उसमें सबसे बड़ी चीज क्या है, जो लोगों का कई ये जो डिस्प्यूट कब से आया था, 1990 या कोई आसपास ही डिस्प्यूट हुआ, लेकिन
आज जब सारे कुछ क्लियर हो गया, राम मंदिर बन गया और हर हिंदुस्तान में हर आदमी ये चाहता है कि हम जाके रामलला के वहाँ पे दर्शन करें, उनको माथा टेके। वो है क्यों? क्योंकि हमारा एक विश्वास है कि राम ही है हमारा पूर्वज और राम ही है जो क्या बोलते हैं सिद्धि पुरुष जो है वो राम ही है। तो इसके लिए सारे गर्वित हैं। तो ये फॉर्चुनेटली क्या हुआ कि ये कंप्लीट हुआ जो आदित्यनाथ के टाइम में, मोदी सरकार के टाइम में भी पूरा हुआ और बीजेपी की पूरा का पूरा सहयोग और पूरा आंदोलन से लेकर सब कुछ वही रहे। तो इवन अगर आप रिसेंट न्यूज़ देखोगे तो उसमें LK आडवाणी जी भी इन्वाइटेड है। तो ऐसा नहीं है कि किसी को छोड़ा है, जो जो इसमें इन्वॉल्व थे सबको बुला रहे हैं। तो ये एक भारत के लिए ना, एक भारत राष्ट्र के लिए गौरव है और भारत राष्ट्र के लिए एक जीत भी है कि जो लोग सोच रहे हैं कि ये हिंदू राष्ट्र नहीं है या हिंदुओं का नहीं है, ऐसा नहीं है। हिंदू तो जो है एक धर्म नहीं है, ये हिंदू जो है सबको साथ लेते हुए चलने का ही हिंदुइज्म है। तो इसी में सारे आते हैं। तो इसीलिए, लेकिन ये सब गलत अफवाह फैला रहे हैं कि जैसे मुस्लिम के अगेंस्ट है वो है, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए राम मंदिर होने के बाद हमारा भारत में एक सौहार्द जो आपस में वो जरूर बनेगा और एक विश्वास सबका भी है कि हाँ हमारा रामलला आज की डेट में वहाँ पे स्थापित हो गए। तो एक बहुत बड़ा, और इसके अलावा भी टूरिस्ट की अगर आप देखें तो आप सोचो ये करने के बाद एक तो धर्म के ऊपर तो जो हो गया, लेकिन आप सोचो कि टूरिज्म के ऊपर कितना फर्क पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा क्योंकि पूरे विश्व में ये इतना सनातन धर्म जा चुका है, हर आदमी यहाँ पे आएगा। तो जब यहाँ आएंगे, बाहर से आएंगे, तो हमारा डॉलर की इनकम से लेकर सब कुछ, रिजर्व से लेकर सब बढ़ेगा। तो ये सब ब्रॉड वे में ये सब हमें देखना चाहिए। तो इसीलिए ओवरऑल वो अच्छा ही हुआ और आगे भी अच्छा ही रहेगा। अब 3 राज्यों में नए नेता एक तरफ, दूसरा रामलला विराजमान होने वाले हैं, चुनाव करीब है 24 का। इसमें एक मामला ये होता है कि हमारे जो पड़ोसी देश पाकिस्तान, चाइना, तो इस सब मूवमेंट के बीच में कुछ इंटरनेशनल में मूवमेंट होगी बीजेपी की तरफ से अभी चुनाव के पहले। देखो ये जैसे पीछे क्या हुआ, जैसे पुलवामा हुआ, तो सबने ये भी कहा कि पुलवामा इसीलिए कराया गया कि बीजेपी को आना था, ठीक है, लेकिन ये सरासर गलत है। तो जो जिसको जो बोलना है वो बोलेगा, लेकिन ऐसा कोई चीजें नहीं होगी जो यहाँ सरकार या गवर्नमेंट आने के लिए जरूरी, मतलब इनको लगे कि हाँ हमें ऐसे ही कर देना कि मतलब लोगों का जान ले लेना है या लोगों को परेशान करना है जिसमें हमारा वोट बैंक आए। जो पहले से 75 साल पहले से जो रेगुलर हो रहा है, हिंदू मुस्लिम राइट से लेकर टेररिस्ट अटैक से लेकर बम वो से लेकर सब कुछ हो रहा है। ये सब ज़्यादातर देखोगे तो ये इलेक्शन के लिए ही होता है, इलेक्शन टाइम में ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आप 2014 से अभी तक देख लो तो उसमें ये सब चीज़ें नहीं है। वो पुलवामा अटैक भी वो टेररिस्ट अटैक था, और लेकिन इसको अपोजिशन हमेशा रंग दे देती है कि नहीं ये इन्होंने जानबूझ के कराया। तो इस टाइप का तो नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान की जो हालत आज की डेट में है वो मतलब वो बोलने लायक है नहीं। तो इसीलिए वो तो मेरे ख्याल से उसके ऊपर कोई कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो किसी भी बराबर में नहीं है। और दूसरा, चाइना का इंडिया ने इतने सारे चीज़ें मोदी सरकार ने किया है। चाइना ऐसे भी अकेले अलग थलग पड़ चुका है, और अभी इसका अगर जो कॉरिडोर बन रहा है यहाँ से लेकर पूरा यूरोप तक, है ना, यूएई से लेकर जो पानी के अंदर जो कॉरिडोर बन रहा है, तो इसमें क्या होगा कि चाइना का जितने भी ट्रेड है, जो हमारा भी जो ट्रेड होता था तो हमारा पाकिस्तान से होते हुए उधर से हम जाते थे, लेकिन वो सब चीज़ें बंद हो जाना है। तो जब बंद हो जाएगा तो चाइना का ट्रेड के ऊपर काफ़ी फर्क आएगा। आज की डेट में भी काफ़ी आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे चीज़ें इंडिया ने ऐसे कर चुका है जो चाइना का जो सप्लाई है, तो भारत के लिए जो मोदी सरकार की जो प्लानिंग है, जो स्ट्रैटेजी है,
जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें चाइना का ट्रेड बिल्कुल धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। तो ये इफेक्ट तो ऐसे ही पड़ेगा रेगुलर बेसिस में, चाहे वो बॉर्डर की प्रॉब्लम ले लो, चाहे इसका इंडिया में ट्रेडिंग का ले लो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, या बाहर का ले लो। तो अभी भारत का जो लक्ष्य है तो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज के पास हमारा सामान पहुंचे, हम आत्मनिर्भरशील हम खुद हो। मेक इन इंडिया मूवमेंट में हमारा जितना एसएमई यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हो। कल को जैसे रशिया और यूक्रेन के बाद जैसे यूएस ने बंद कर दिया इसका डॉलर के लिए, इसका पेमेंट नहीं हो पाया, तो उसमें कितना परेशानी हुई। लेकिन इसीलिए भारत ने अपना रुपये के लिए ट्रेडिंग शुरू कर दिया दूसरे कंट्रीज के साथ, अभी डॉलर की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हम कर रहे हैं जिसमें ये बाकी देशों के साथ हमारा स्टैंडिंग, हमारा पोजीशन बहुत ही बेहतर रहेगा। आगे आने वाले टाइम में भी भारत आज जैसे 5 ट्रिलियन कंपनी बनना, ये हमारा तीसरी पोजीशन में आ जाएंगे हम, तो ये वाकई में होगा। ऐसा नहीं है आज 5वीं है, लेकिन तीसरी में जरूर आ जाएंगे। और इसमें इसके लिए मोदी सरकार को चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन ये एक्शन ओरिएंटेड गवर्नमेंट चाहिए, तभी जाके आगे देश का प्रगति होगी, आगे देश का नाम भी बढ़ेगा और वर्ल्ड लीडरशिप में भी हम लोग जाएंगे। आप अभी सुन रहे थे डॉक्टर एम मोहंती जी, और इन्होंने तमाम मुद्दे पे अपनी प्रतिक्रिया दी। आप देखते रहिए ग्रेट पोस्ट न्यूज।